तो वैसा क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और जो एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो करे, मतलब 2 + 2 4 हो जाए, 4 + 3 7 हो जाए, वैसे क्वांटिटी आपके कहलाएंगे स्केलर। जैसे डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर। प्रेशर के बारे में डाउट हो जाता है कि प्रेशर का जो आप बोलते हो, पढ़ते आ रहे हो, प्रेशर का तो डायरेक्शन होता है, प्रेशर हमेशा अपवर्ड लगता है या परपेंडिकुलर लगता है। हम ऐसा बात करें, हम तो फ्लूइड के रूप में आपको ऐसे बोले, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, कहीं पे भी प्रेशर लगेगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा, यानी उसका डायरेक्शन है। फिर भी उसको स्केलर रखा गया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि उसका डायरेक्शन फिक्स होता है। तो कई क्वांटिटीज आप देख चुके थे जो स्केलर है। वेक्टर में आपने सुना था कि वैसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शन भी हो। जैसे फोर्स कोई बोलता है तो कितना लगाना है और किधर लगाना है बताना बहुत जरूरी है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, प्लस वो एडिशन में एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो ना करे, चाहे किसी भी काम में एल्जेब्रिक लॉ को फॉलो ना करे, वो फॉलो करे खास तरह के लॉ को। जैसे एडिशन के लिए वो एक खास तरह का लॉ फॉलो करता है जिसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें 2 + 2 1 भी हो सकता है वेक्टर में, और 2 + 2 0 भी हो सकता है। ऐसा क्या है भाई, ये कौन सा रूल है वो हम लोग बात करेंगे। कौन कौन सा क्वांटिटी स्केलर है, कौन कौन सा वेक्टर है, बहुत सारा क्वांटिटी का नाम आपको बताए थे। डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्पीड स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है। इस तरह से बहुत सारा क्वांटिटी हुआ था। अब उसके बाद आपको बताया था कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका था एक लाइन खींच के उसके ऊपर एरो लगा दो, यानी एक एरो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को। इसलिए एक डेफिनेशन भी होता है कि वेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जिसका खुद का डायरेक्शन होता है। इनफैक्ट वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स ओन डायरेक्शन, यही हम आपको लिखवाए थे। अ वेक्टर इज अ लाइन सेगमेंट हैविंग इट्स ओन डायरेक्शन, या कुछ भी लिखवाए हैं। इसको कहते हैं टेल ऑफ वेक्टर। ये लाइन जो ये कहलाता है टेल ऑफ वेक्टर, ये कहलाता है हेड ऑफ वेक्टर। टेल हमेशा बताता है मैग्नीट्यूड और हेड हमेशा बताता है डायरेक्शन। परफेक्ट। टेल बताता है मैग्नीट्यूड और हेड क्या बताता है, डायरेक्शन। किसी भी क्वांटिटी, ये सब हम रिकैप दे रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर भी हम जानबूझ के दे रहे हैं, कुछ क्लास तक रिकैप ऐसे जाना पड़ता है लंबे समय तक, क्योंकि सबका ब्रेन एक लेवल का नहीं होता है। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा दोगे तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। किसी भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा हुआ है, जैसे एग्जांपल में आपको बोले थे एफ, फोर्स, फोर्स के ऊपर एरो लगा है, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इसका मैग्नीट्यूड अगर लिखते हैं 15 न्यूटन, तो डायरेक्शन भी बताना होगा ड्यू साउथ। एक हम डायरेक्शन भी लिख दिया, मैग्नीट्यूड भी बताना, डायरेक्शन भी। देख रहे हैं ना, अगर कहीं भी किसी क्वांटिटी के अगल बगल ऐसा मोड लगा है तो आप समझ जाएंगे कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताने की आवश्यकता है। भले ये वेक्टर है लेकिन मोड लगाने पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मतलब 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। नोट्स में इतना हम लिखवाए थे सब बात। इसके अलावा और क्या बातें हुई थी कि अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है और सिर्फ ऐसे लिख दिया बिना एरो का, बिना एरो का लिखा है, तो भी हम समझेंगे कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही पूछा जा रहा है। इसके अलावा क्या क्या बातें हुई थी याद करो आप। अगर एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, और दोनों के बीच का एंगल किसको कहेंगे, तो दोनों के बीच का एंगल उसी को कहेंगे जहां दोनों का टेल मिलता हो, जहां दोनों का पूंछ मिले, वही बीच का एंगल कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का ये एंगल कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक वेक्टर का यहाँ पे हेड मिल रहा है और एक का टेल मिल रहा है। दोनों के बीच का एंगल उसी को कंसीडर करेंगे जहां दोनों का टेल मिले, पूंछ से पूंछ का मिला हो। भाई देख लो, टेल से टेल मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा कि एक का हेड और एक का टेल आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इट्स ऑब्वियस कि हम उस केस में क्या करने वाले हैं आपको भी पता है, जो कि लास्ट क्लास में अवेलेबल थे। जो नहीं अवेलेबल थे वो सुने। अगर कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि एक का हेड आ जाए और एक का टेल, उस सिचुएशन में जो हेड है उसको डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा दीजिए, यानी वेक्टर यहां ले गए, अब यहाँ पे इसका टेल आ गया और ये हो जाएगा बीच का एंगल। यहाँ एक खास बात, एक वेक्टर का खास रूल या एक वेक्टर का खास प्रॉपर्टी सुनने को मिलता है। क्या है प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ये सुनने समझने को मिलता है कि एक वेक्टर को हम आराम से एक जगह से दूसरी जगह घसका, यानी मूव, यानी ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बस ध्यान रखना है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन चेंज मत कर देना भाई कि हाँ भाई वेक्टर को मूव करवाना है, हाँ यहाँ है आप यहाँ से यहाँ ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ ले जाइए, लेकिन ये सब जगह वैसा नहीं रहना चाहिए। तो वेक्टर कैन बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। जैसे मान लो ये ए था और ये वाला बी था, कोई बोला कि भैया आप ए को ही क्यों मूव करवाते हैं, क्यों ना बी को मूव करवाए, तो बी को उठा के यहाँ लाएंगे। देखो जैसे वैसे ही, देख रहे हैं, ये बी यहाँ आ गया, अब ए का ए वही है, बी मूव कर रहा है, तो ए और बी का टेल मिला, तो ये बीच का एंगल हुआ। तो ये एंगल दोनों सेम है, गौर करो, अलग नहीं है। देख लो, दिखने में भी सेम दिख रहा होगा।
यानी आप किसी को मूव कीजिए, बस बीच का एंगल तभी लेना है जब दोनों का क्या मिले, टेल। ईयरफोन है कानों में, बिना ईयरफोन के पढ़ाई नहीं करना है, समाज के लोगों से दूर हैं आप, बैठ के पढ़ना है। ये 3 चीजों को बस, हम कभी किसी को तो नहीं बोलते हैं कि वीडियो ऑन करो या कुछ, ऐसा कोई फालतू मेरा अपना डिमांड नहीं है। आप जैसे पढ़िए, ईयरफोन होना चाहिए, बीच बीच में मिनिमाइज करके कोई और ऐप में आप नहीं जाने चाहिए, बजाय व्हाट्सएप के जो कि सिर्फ मेरा उस पर खुले ग्रुप पे, उसी पे आप कुछ भेजने बोलेंगे तब, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। अब हम लोग ये रिकैप में इतनी बातें आप समझ चुके थे। इसके बाद आपको हम शुरू किए थे, जो कि पिछले दिन हम बढ़ाने वाले थे, लेकिन उस दिन आप कहीं कुछ पूछने लगे थे और हम काफी इंप्रेस भी हुए थे आपसे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से, सिंपल ही सवाल थे लेकिन अच्छे से जवाब दिया था। दूसरे वाले सवाल में काफी लोग फंसे थे, पहला वाला तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो हम आपसे खुश थे, क्योंकि आजकल के बच्चों से हम उतना भी उम्मीद नहीं करते। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को जोड़ते ही क्यों है, पहले तो ये बात, वेक्टर हर जगह जोड़ते हैं, पता है आपको। आप छाता लेके दौड़ रहे हैं तो बारिश की बूंद अलग एंगल पे आती है, आप छाता लेके बाइक पे चले जाइएगा, बारिश का बूंद सामने से आने लगेगा, खड़े हो जाइएगा, बारिश का बूंद हो सकता है सीधा लगे। हर केस में आप सीधे दौड़ रहे हैं, बारिश का बूंद कुछ और वेलोसिटी से आ रहा है, दोनों मिलकर नेट वेलोसिटी कुछ और हो जा रहा है, उसी डायरेक्शन में आपको झंडा, ये क्या है भाई आपके हाथ में, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला लगाना पड़ता है। झंडा आ गया दिमाग में तो झंडा वाला भी बात हो गया क्या, कि अगर आप बाइक पे एक झंडा लगा के रखे हुए हैं, तो अगर बाइक आप रोक के रखे हुए हैं तो झंडा लहरा रहा है जिधर हवा चल रहा है, लेकिन अगर आप बाइक चलाने लगोगे तो हो सकता है झंडे के लहराने का डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाए। वो डिपेंड करता है कि वेलोसिटी कैसा। ये सब न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे बाकायदा, सोचिए इसमें बहुत तरह तरह का न्यूमेरिकल होगा। आप प्लेन उड़ रहा है, पाकिस्तान पे बम गिराना है, प्लेन का वेलोसिटी इधर की ओर है, बम का मास इतना है, हाइट इतनी ऊंचाई पे है, तो बम को गिराया जाएगा कितने एंगल पे, कहाँ पे, ये सब सवाल भी हम लोग करेंगे। सब जगह वेक्टर का काम आएगा। अगर यही चैप्टर आप ठीक से नहीं सीखिएगा तो गिराना है बम पाकिस्तान में, अपना ही देश में गिरा के निकल लीजिएगा। ऐसा भी कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं। आप नहीं, आप तो अच्छे बच्चे हैं, वैसे बच्चे जो गलत तरीके से पढ़ेंगे। खैर, तो वेक्टर में यहाँ सवाल उठता है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इस पे हम छोटी सी बात जो पहले बता चुके थे, कि जैसे ये बॉक्स है, इसको आप इधर खींच रहे हैं, आपके पापा इधर खींच रहे हैं, बॉक्स किधर जाएगा, बॉक्स कंफ्यूज हो जाएगा कि हम इधर जाए या इधर, क्योंकि यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है, दिख रहा है आपको दो फोर्स, एक ये एक ये। तो बॉक्स बोलेगा सुनो भाई लोग, तुम लोग अपना फोर्स दोनों मिलाओ, ऐड करो, और जिधर नेट फोर्स होगा उधर हम चलेंगे। यानी कि यहाँ पे दो वेक्टर को जोड़ना है। जो एग्जाम्पल समझाया था कि नदी का पानी ऐसे बह रहा है, आप ऐसे तैरते हैं, पता चलता है कि आप ऐसे निकल जाते हैं, आप सीधा तैरना चाह रहे हैं लेकिन नदी का पानी का बहाव आपको ऐसे ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? असल में पानी का वेलोसिटी इधर एक वेक्टर, आपका वेलोसिटी इधर एक वेक्टर, दोनों मिलकर नेट वेक्टर इधर जाता है, इसलिए आप वैसे जाते हैं। ये आपको हर जगह दिखता है। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं? एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को ऐड करने का दो मेथड है। नंबर 1, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नंबर 2, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी दो लॉ पे आज हम लोग फोकस करेंगे, जिसमें पहला लॉ हम पिछले दिन बता चुके थे आपको। चूंकि रिकैप चल रहा है आज, और चूंकि पहला ही क्लास है, दूसरा क्लास है तो रिकैप, जिनका क्लास छूटा था उनको भी समझ में आना चाहिए, उन्हीं के चलते हम रिकैप दे रहे हैं। थोड़ा फास्ट हम जानबूझ के बोल रहे हैं, फिर रिकैप में बहुत फास्ट होंगे। जैसे ही आज का टॉपिक शुरू होगा सुपर स्लो हो जाएंगे हम, ठीक है? और समय के साथ आपको ये आदत लग जाएगा। अभी आपको कुछ कुछ चीज ऊपर से जा रहा हो कि इतना फास्ट क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाइए ये वो, लेकिन रिकैप में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ आपको पता है ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3। अगर कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम P है और दूसरा वेक्टर का नाम Q है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है? अगर ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगर ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, शर्त ये है कि वो दोनों साइड सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब P जैसे है वैसे P को रख दो, Q जैसे है वैसे Q को रख दो। देखो ये Q, देखो तो ट्रायंगल का दो साइड हुआ, P जैसे था वैसे ही रख दिए, Q था वैसे ही रख दिए। ऑर्डर सेम का मतलब ये कि जब P आप यहाँ सेट किए थे तो देखो टेल था, हेड था। अब फिर से अगला बारी आया टेल हेड, इस तरह सेट करना कि टेल हेड का कंटिन्यू हो। अब उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा, तीसरा साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होगा, जस्ट अपोजिट ऑर्डर, ये देखो इसका तीसरा यही होगा तीसरा साइड, अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर के लिए देखो ये सांप, जो एग्जांपल हम बोले थे कि एक सांप है, पहले ऐसे गया, इसका मुंह यहाँ पे है, फिर ऐसे मुड़ा, अब तो ऐसे मुड़ता है ना। अगर सेम ऑर्डर होता तो ऐसे मुड़ता है, यानी कि यहाँ पे इसका फेस आना चाहिए था, लेकिन हम बोल रहे हैं अपोजिट ऑर्डर। तो अपोजिट मतलब एरो इधर कर दिए,
तो ये जो अपोजिट ऑर्डर बना ना, यही इन दोनों का सम होगा, वेक्टर सम, यानी इन दोनों का जोड़ होगा, मतलब रिजल्टेंट भी कहते हैं इसको। रिजल्टेंट है इसलिए आर से दिखा रहे हैं, वेक्टर है पी, क्यू भी वेक्टर है, तो आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। समझ में आने की बात है, हम समझा रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम दिए थे कि अगर ये ए है, ये आपका वेक्टर यहाँ पे बी है और ये वेक्टर सी है, तो कौन सा दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है और वो कौन सा दो मिलके तीसरे के इक्वल है। तो आप कल हमको बताए थे कि भैया देखिए साफ साफ, टेल हेड ये वाला और ये वाला सेम ऑर्डर में है, टेल हेड और ये उलट गया है, यानी यहाँ वेक्टर बी जो है वो इक्वल है वेक्टर ए प्लस सी के, मतलब इन दोनों को जोड़ के ये बना है, ए और सी को जोड़ के बी बना है। इसको हम समझाए थे, यही कहलाता है कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ। क्या इसका यूज है, बहुत अच्छा यूज है। जैसे आपको हम कल बताए थे कि ये बॉक्स है, आप इसको इधर खींच रहे हैं, देख रहे हैं, आपके पापा इसको इधर खींच रहे हैं, इस तरह से पापा थोड़ा बड़ा फोर्स लगा रहे हैं, आप थोड़ा छोटा फोर्स लगा रहे हैं, बॉक्स किधर जाएगा, तो समझने के लिए अलग से बनाते हैं। ये आपका फोर्स है, देख रहे हैं, और ये पापा वाला जो फोर्स है, पापा वाला फोर्स आपके, इसको यहां से उठा के यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ देखो, यहाँ भाई वेक्टर को तो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं ना, यहाँ से उठा के यहाँ समझने के लिए लगा है। इसका मतलब ये कि ये एक ट्रायंगल का साइड, ये एक ट्रायंगल का साइड सेम ऑर्डर में है, तो ट्रायंगल का तीसरा साइड ये होगा अपोजिट ऑर्डर में, इधर देखो बॉक्स ऐसे भाग जाएगा, यानी यही बॉक्स कुछ ऐसे भागेगा। थोड़ा पापा क्यों ज्यादा झुक के भागा, क्योंकि उनका वेलोसिटी, उनका फोर्स ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ये डेली लाइफ में लगाना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, कितना वैल्यू होगा, अगर हम लगा रहे हैं 5 न्यूटन, पापा लगा रहे हैं 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना न्यूटन लगेगा? क्या 20 और 5 मिलकर 25 से बॉक्स आगे भागेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। कितना होगा वो कैसे पता चलेगा, कितने एंगल पे जाएगा, किधर जाएगा, ये तो आप ऐसे फोटो बना दिए, वो क्या है क्या नहीं वो हम बताएंगे, प्राण मत दे दीजिएगा। ये देखिए, जैसे नदी का बहाव ऐसे है, आप नदी में इधर तैरने जा रहे हैं ऐसे, आप कैसे निकलिएगा? तो आप बोलिएगा ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं उठा के, देखो ऐसे, समझने के लिए आ रहा है? तो देखो ये वाला और ये वाला, इसको हम यहाँ उठा लिए, ये और ये ट्रायंगल का दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो तीसरा साइड ये अपोजिट ऑर्डर में, तो असल में आप ऐसे तैरने के बजाय ऐसे निकल जाइएगा। समझ में आता है कुछ कुछ? जैसे देखिए ध्यान से, आप एक मस्त प्लेन चला रहे हैं, है ना, प्लेन जा रहा है इधर, देख रहे हैं, आपको मन किया कि एक बम गिराया जाए नीचे, एक बार बढ़िया देश देखें, यही देश है, अब फिर आपको यहाँ अपना देश में उतरना है ना, आप यहाँ पे बम गिरा है, बम का वेट एनर्जी डाउनवर्ड, तो अब आप ट्रायंगल लॉ से समझिएगा, तो बम आपका इधर गिरा है, तो हम इसको ट्रायंगल लॉ में सेम ऑर्डर लाने के लिए इसको थोड़ा सा घसका ले रहे हैं यहाँ पे, समझने के लिए। देखो ये आपका प्लेन का वेलोसिटी, ये बम का वेलोसिटी, नीचे की ओर दोनों वेलोसिटी वेक्टर है। तो अब बताइए, ट्रायंगल का ये दो साइड है, तो रिजल्टेंट तो ऐसे में जाएगा, यानी आपका बम यहाँ गिराइएगा, वो बम ऐसे गिरेगा, आपको दूसरा देश में नहीं गिरा के अपना देश में गिरा लीजिएगा। खैर इतना तो बेवकूफ कोई नहीं होगा, फिर भी बहुत लोग ऐसा बेवकूफी करते हैं। अगर वो ठीक से पायलट बनने हैं, आपको पायलट ही बनना है, तो पायलट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, प्रोजेक्टाइल का, वेक्टर का, कुछ भी आपको करना है जीवन में। कुछ नहीं, आपको कोई दुकान में जाकर राशन दुकान में काम ही कर रहा है, तो पॉकेट भी फेंकना है ना, मालिक बोला है आपको, ऐसा तो नहीं आप तो बड़ा नहीं बनिएगा, फिर भी मालिक बोला आपको कि लो पैकेट को निशाना बना के बार बार फेंकते जाओ वहां पे, तो वेट, आपका वेलोसिटी, या आप जो भी फोर्स लगा रहे हो उसका रिजल्टेंट आपको नापना होगा। अब मन में आ रहा हो इतना नाप के करेंगे तो अच्छा सा नासा का साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे जिसका दुकान में हम पैकेट फेंकेंगे। हम एक बात कह रहे हैं, बाकी तो आप लोग बड़े लोग, क्योंकि 10th का बच्चा 11th में जस्ट आता है तो बहुत अपने आप को बड़ा महसूस करता, लगता है कि बाप रे कितना बड़ा अचीवमेंट लेके आए, क्योंकि 10th के बाद जस्ट आता है। इस साल तो आपको फ्री का नंबर भी मिला है, तो और मेहनत अब कम है, तो और आपका घमंड चौथा आसमान पे होगा। तो देखिए, अगर इस घमंड को बनाए रखना है तो बहुत मेहनत करना होगा, हम पहले बोल दे रहे हैं, हम आपको बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं करना चाहते, आप अच्छे से बढ़िया से आप आगे बढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन मेहनत नहीं कीजिएगा और 10th वाला घमंड में रहिएगा, जीवन कष्टदायक हो जाएगा। प्लीज आप एक न्यूमेरिकल हम बनाते हैं तो 27 न्यूमेरिकल आप कीजिए, टोटल 28 हो जाएगा। समझ में आता है? इसी से काम बनने वाला है। वो न्यूमेरिकल कहाँ से करेंगे, क्या मिलेगा? शुरुआत में बिल्कुल नहीं मिलेगा, दो न्यूमेरिकल ही मिलेगा आपको, उतना ही बनाइए, प्राण मत दे दीजिए, लेकिन मेहनत जरूर करिएगा। तो ट्रायंगल लॉ के बारे में हम बात कर चुके थे, इसका स्टेटमेंट लिखवाए थे कि अगर कोई दो वेक्टर पी और क्यू किसी ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है और दोनों साइड अगर सेम ऑर्डर में हो, तो उस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगा, वही उसका वेक्टर सम होगा, यानी रिजल्टेंट होगा। लिखवाए थे शायद ना
कि if two vectors P and Q represent the two sides of a triangle, then in an order, taken in an order, then third side of the triangle taken in opposite order will represent the vector sum or resultant of these vectors. इतना हम लिखवाए थे, ठीक है। किसी ने क्लास अगर नहीं किया होगा और यहाँ तक का नोट्स उनके पास नहीं होगा तो वो हमसे डिस्कस कर लेंगे कि भैया हमको नोट्स तो हम किसी स्टूडेंट से जो लिखा होगा ग्रुप में हम बोल देंगे, वो हमको भेज देगा, ठीक है। किसी कोई क्लास नहीं किया हो तो बताएगा हमको। चलिए तो आज की पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग। अब आज की पढ़ाई शुरू हो रही है पूरे 20 मिनट के रिकैप के बाद, 15 मिनट के रिकैप के बाद। तो आज की पढ़ाई कहाँ से, और ये भी बताया था कि करंट को हम लोग स्केलर क्यों कहते हैं, ये सब बातें हुई थी, ठीक है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। तो अब तक अगर पहली बार भी आज क्लास ज्वाइन किया है तो भी उनको समझ में आ गया कि वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, मेन इस लॉ से ही समझना है, ठीक है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कौन से लॉ को, पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों लॉ दो वेक्टर को जोड़ने का लॉ है, दोनों लॉ सेम चीज करता है, मेथड अलग अलग है, ठीक है। तो आज हम लोग हेडिंग डालते हैं कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब जो भी चीजें आपके पास नोट कॉपी सामने होना चाहिए, हम आपको लिखवाते जाएंगे, जैसे लास्ट क्लास लिखवाए थे, नोट्स भी आपका साथ साथ बनेगा। अभी आपको हम बुक नहीं भेजे हैं एक्सेल का पीडीएफ, जो हम कई लोग को वादा किए थे, क्योंकि अभी आपको कुछ वैसा करने का नहीं आया है। अब आज के बाद आपको सवाल भी मिलेगा बनाने के लिए और असाइनमेंट भी, मेहनत भी करना पड़ेगा। सुनिए, दो मीटिंग अभी जरूरी है। पहला मीटिंग में भी जितना भी दूर पहुंचेंगे, सेकंड मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए मिस मत कीजिएगा। नाम है पैरेललोग्राम लॉ। हम सब जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम में 4 साइड होते हैं, ठीक है। अगर कोई दो वेक्टर को ऐड करना हो, दोनों वेक्टर का नाम हम हर बार P और Q लिखते हैं, लेकिन कई जगह पे A और B भी लिखा रहता है, आपको कोई भी नाम हो कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये देखिए एक वेक्टर ये है P, इतना जगह देने तो लिखेगा, भूल जाते हैं, हमको लगता है कि मेरा ऑफिस वाला बोर्ड है, उसमें बड़ा बोर्ड है तो वहां पे हम मुस्ता से करते हैं, छोटा बोर्ड है यहाँ पे तो जुगाड़ वाला बोर्ड है। एक वेक्टर P दिख रहा है और एक वेक्टर Q को अगर आपको ऐड करना है, मान लो Q ऐसे है, दिख रहा है आपको, तो दो वेक्टर को ऐड करना है। और अगर ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के कितने साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दो साइड को, और वो दोनों साइड एडजेसेंट साइड्स होने चाहिए। एडजेसेंट आप जानते हैं, अगल बगल का, बिल्कुल एडजेसेंट, टेल टू टेल मिलना ही चाहिए, इतना जरूरी नहीं। तो अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर P है, एक वेक्टर Q है, और ये किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दिख रहा है आपको दो एडजेसेंट साइड्स, देखिए तो P और Q है ना, जैसे P था वैसे ही रख दिए, Q वैसे ही रख दिए। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, फिर से देख लीजिए, अगर दो वेक्टर P और Q किसी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो, ट्रायंगल लॉ में आप गौर करते होंगे हेड और टेल मिलता था, इसमें टेल और टेल ही मिल रहा है, तब ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, अगर आपको हम समझा पाए तो देखिए ये आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इसका जो डायगोनल होगा ये, यही डायगोनल इसका रिजल्टेंट होगा, यानी ये हो जाएगा P प्लस Q। वैसे इसे पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होगा, तो हम उसमें से कौन सा डायगोनल बोल रहे हैं, वो डायगोनल जो इन दो वेक्टर के टेल से निकल रहा है, दिख रहा है, तो वही उनका रिजल्टेंट हो जाएगा। फिर से समझाते हैं, अगर कोई दो वेक्टर P और Q किसी भी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो कि टेल से निकल रहा है, दोनों के P और Q के टेल से, वो वाला डायगोनल वही रिजल्टेंट होगा। जैसे नदी का पानी ऐसे बह रहा है, आप ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है, एकदम 90 पे है, तो गौर कीजिए ये एक पैरेललोग्राम है, तो आप कैसे निकल जाओगे, इन दोनों का जोड़ ऐसे। जैसे प्लेन से आप जा रहे हो, अभी जो एग्जांपल बताए थे, प्लेन जा रहा है, इधर बम गिरा है, आप ऐसे, दो साइड दिखा ये पैरेललोग्राम का, एक ऐसे की एक ऐसे, एडजेसेंट है, तो बम कैसे गिरेगा, जो डायगोनल होगा इस तरह से, ठीक है, यानी उस साइड में जाएगा। उसके बाद वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे वो ऐसे गिरते जाएगा, वो सब प्रोजेक्टाइल में सिखाएंगे, परेशान नहीं होना। कहने का मतलब ट्रायंगल लॉ से ज्यादा फास्ट और आसानी से आपको कौन सा लॉ दिखाई देने लगता है, पैरेललोग्राम लॉ। ये बॉक्स है, आप इधर खींच रहे हैं, आपके पापा इसको इधर खींचे, इधर ऐसे, तो ये देखिए गौर से, एक पैरेललोग्राम लॉ यहाँ भी बन रहा है, देखिए आप इधर खींच रहे हैं, ये भी एक पैरेललोग्राम जैसा बन रहा है, तो इसमें आपका बॉक्स ऐसे भाग जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, दिख रहा है। तो रिजल्टेंट जो है वो आप आराम से निकाल सकते हैं, आइदर बाय ट्रायंगल लॉ या
पैरेललोग्राम लॉ। आपके बोर्ड का सिंपल बोर्ड स्कूल एग्जाम की बात करें, कॉम्पिटिटिव में तो न्यूमेरिकल जो आप पूछेगा ही पूछेगा, स्कूल में बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से एक ही 5 नंबर का सीधे सवाल पूछता है, सीधे 5 मार्क्स का। वो पूछता है पहला टर्मिनल में स्टेट एंड प्रूफ पैरेललोग्राम लॉ। तो अभी हम इसका स्टेटमेंट लिखवाएंगे, देन इसका प्रूफ लिखवाएंगे। जो प्रूफ इसका होता है वही सेम प्रूफ ट्रायंगल लॉ का होता है, इसलिए हम ट्रायंगल लॉ का प्रूफ नहीं लिखवाए, सेम दोनों का होता है। अब आप बोलिए क्या है प्रूफ क्या नहीं, वो सब धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी बस आज के क्लास के बाद। तो ध्यान से पहले लिखिए स्टेटमेंट। पैरेललोग्राम लॉ में स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कि दो वेक्टर पी और क्यू अगर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड को रिप्रेजेंट करता है तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, जो उनके टेल से निकल रहा है वो वाला डायगोनल, वही रिजल्टेंट होगा। स्टेटमेंट इफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू, if two vectors p and q, if two vectors p and q, p के ऊपर भी एरो का साइन, q के ऊपर भी एरो का साइन, represent the two sides of the two adjacent sides of a parallelogram. If two vectors p and q represent the two adjacent sides of a parallelogram, the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram, emerging निकल रहा है ई से स्पेलिंग, emerging from the tail of the two vectors will represent the vector sum, SUM sum, will represent the vector sum or resultant of these vectors. हम रिपीट करेंगे और उसके बाद भी किसी का छूटेगा तो हाथ उठा देंगे, हम रिपीट फिर से कर देंगे। If two vectors p and q represent the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram emerging from the tail of the two vectors will represent the vector sum, or resultant of these vectors, will represent the vector sum or resultant of these vectors. प्रूफ स्टेटमेंट हो गया, अब इसको हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट हो गया, अब प्रूफ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे। डायग्राम आप ये बनाएंगे ही नीचे में, लेकिन हम अच्छे से डायग्राम बनाने वाले हैं, बड़ा डायग्राम, क्योंकि प्रूफ में वो काम करता है। तो आप अभी झूठ मूठ का ऐसा डायग्राम बना लीजिए नीचे में, और फिर मेन डायग्राम जो हम प्रूफ के लिए बनाएंगे थोड़ा बड़ा। प्रूफ का मतलब क्या हुआ? प्रूफ का मतलब ये हुआ, ये मीटिंग और 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो आपको तुरंत दूसरा मीटिंग सेम आईडी पासवर्ड पे क्लिक करके ज्वाइन करना है। ये प्रूफ भी पूरा नहीं हो पाएगा सेम मीटिंग में। प्रूफ तो लंबा है लेकिन आराम से समझ में आ जाएगा। ये P है, ये Q है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या होता है प्रूफ का मतलब। यहाँ अगर मान लो ये 10 है, ये 20 है, तो ये R का वैल्यू 10 + 20 30 होगा या क्या होगा, वो कैसे पता चलेगा? R का वैल्यू कितना होगा, पहला ये है। दूसरा, ये कितने एंगल पे जाएगा, कितने एंगल पे ये बन रहा है ये, यानी कि आपको P एक वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर, इसका अपना मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी। Q भी एक वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी। तो दोनों को जोड़ने पे एक वेक्टर ही मिलेगा R। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, समझ में आया? क्या बताना है हमें? हमें मैग्नीट्यूड भी बताना है, R का रिजल्टेंट का, एंड डायरेक्शन भी बताना है। ठीक है, हम सेम डायग्राम बना रहे हैं दोबारा, क्योंकि हम थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना चाह रहे हैं। देखिए, ये वेक्टर आपका था P, ये वेक्टर आपका था Q, ये था वेक्टर P, ये वेक्टर हमारा था Q। अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप देखिएगा कि P और Q के बीच कोई एंगल हम ले लेते हैं थीटा। अपने मन से हमने कुछ मान रखा है, क्या माना हमने? थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। लेट थीटा इज इक्वल टू, बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान, लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, बस सुनना है थोड़ा। 5 मिनट में अगर एक बार में थ्योरम सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड Q। थीटा हो गया P और Q के बीच का एंगल। अब देखिए, अगर रिजल्टेंट आपको चाहिए, ये कुछ इस तरह से जा रहा है, पैरेललोग्राम बना दे रहे हैं इसको हम। हमें किसका वैल्यू निकालना है?
हमें निकालना है आर का वैल्यू। थीटा यहाँ बना हुआ है, फिर भी हम एक बार ये रेड पेन में थोड़ा कम चल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है शायद। ये आपका वेक्टर आर है, ठीक है। यहाँ पे आपका थीटा, ये पूरा एंगल है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा एंगल थीटा है। वेक्टर आर भी आपको दिख रहा है, पी और क्यू भी दिख रहा है। यहाँ पे क्यू के सामने ये चूंकि पैरेलल है तो ये भी क्यू होगा, पी के सामने ये भी पैरेलल है तो पी होगा, तो पता है। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, आर का हमें वैल्यू निकालना है। इसका नाम हम दिए ओ, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इस पॉइंट का नाम सी, ओ ए बी सी, दिख रहा है आपको। अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। हम बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ओ ए के ऊपर, लेकिन ओ ए तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, इसलिए ओ ए का एक एक्सटेंडेड पार्ट के ऊपर, मतलब बी से हम एक सीधा लाइन खींचेंगे, सीधा स्ट्रेट, टेंट जैसा नहीं लगना चाहिए, और इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पे कितने एंगल पे कट जाए, 90 डिग्री पे। दिख रहा है आपको। हमने बी से क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर, ताकि ओ डी बी एक ट्रायंगल दिखे आपको परपेंडिकुलर जैसा। तो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किया है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है, लेट अस ड्रॉ क्या हमने ड्रॉ किया भाई, बी डी परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए। अब ओ ए लिख रहे हैं, लेकिन असल में ये ओ ए का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है, जो ओ डी तक गया है, इसीलिए लिखने का तरीका है लेट अस ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर अपॉन ओ ए। अब सिंपल 10th क्लास पूछ रहे हैं, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम तो आपको पता ही है। एक ट्रायंगल देखिए, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी बी, आपको ओ डी बी दिख रहा है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। इसमें तो कोई बहुत बड़ा पाप नहीं किए हम, देख लीजिए। या आप बोल सकते हैं OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। देख लो आप, OD को आप क्या लिख सकते हो, O से लेके D तक की दूरी को आप OA प्लस AD लिख सकते हैं। OD जो है वो दो हिस्सों में टूटा हुआ है, OA प्लस AD। दैट मींस आप इसको लिख सकते हैं OA प्लस AD का होल स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ध्यान दे रहे हैं यहां तक। O से लेके B का वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R, उसी का तो वैल्यू निकालना है। यहाँ वेक्टर नहीं लगाए हैं, यहाँ पाइथागोरस मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। देख रहे हैं कि OB का जो लेंथ होगा वो OD के स्क्वायर का लेंथ प्लस BD के स्क्वायर का लेंथ के इक्वल होगा। OB यहाँ कितना इक्वल है, O से B को हम R मान रहे हैं, तो R का स्क्वायर, देखो तो वही बात है, इज इक्वल टू, अच्छा A प्लस B का होल स्क्वायर सुने हैं आप, A प्लस B का होल स्क्वायर, बहुत ही नया फॉर्मूला भी कल ही आया है, नोबेल भी मिलेगा आपको, बता दीजिएगा। तो कोई पुराना फॉर्मूला है बहुत, A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैं वही लिख रहा है, OA का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OA इंटू AD प्लस में BD का स्क्वायर। जरा आप चेक करें कि आपको ये समझ में आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हाथ उठाएं, आपको बोलने का भी मौका दिया जाएगा, या मैसेज में भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप बार चेक करते रहते हैं कि आपने इसमें कुछ बोला है कि नहीं। व्हाट्सएप में आपको जाने में दिक्कत है, आप लोग बोल सकते हैं अलग से भी, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। अब सुनिए, OA का वैल्यू तो पता है, OA को हम P लिख सकते हैं, बिना एरो के लिखिएगा क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, OA को तो हम P लिख देंगे, लेकिन हमें BD का वैल्यू नहीं पता है, BD का वैल्यू हमें नहीं पता। ये देखो BD यहाँ पुट करना होगा ना भाई, OA तो पता है, BD नहीं पता है, और AD भी नहीं पता है, AD भी नहीं पता है। तो इसको फिलहाल हम R स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये आया आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के यहाँ पे रुक जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दिखा आपको। अब आप समझिए यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा? मन में बोलना है, हमको बताने का सकता नहीं है। ये एंगल थीटा है, यहाँ का एंगल आपको 90 है, तो ये एंगल कितना होगा? तो मन में कई लोगों ने सही बोला हो, कई लोग इसमें कंफ्यूज कर दो, बीच में 90 बोल दिया। ऑब्वियस सी बात है, ये दो पैरेलल लाइन को जब कट करता है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी ये भी थीटा ही ना होगा। कोई बहुत बड़ा तो इशू नहीं है इसमें, ये वाला भी थीटा ही होगा। ऑब्वियसली बात, ये थीटा है, उसका 90 से वो क्या मतलब है, ये तो पैरेललोग्राम है ना, तो ये क्यू है तो इसका भी नाम हम क्यू दिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेलल है।
अब ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 तक आपको अगर समझ में आ गया है तो अगले 2-3 मिनट में ये मीटिंग खत्म हो जाएगा। अगर ये मीटिंग खत्म हो जाता है तो तुरंत आप नया मीटिंग ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब यहाँ देखो एक ट्रायंगल देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगेन हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ए बी, अच्छा ए डी बी, ए डी बी। देखो तो ए डी बी आपको दिख रहा है क्या? ट्रायंगल ए डी बी, छोटा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा, देखो एकदम कितना अच्छा है। ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये डी है, ये बी है, दिस वन इज योर एंगल थीटा, देख लो। और ये आपका क्यू है। कहीं कोई इशू नहीं, कहीं कोई इशू नहीं। इस ट्रायंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा, आप बोलेगा 10th क्लास पास का क्या है, इतना कमजोर मत समझिए। साइन थीटा होता है P बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आप जानते हैं P बाई एच। ओके, P ये हो गया, H ये हो गया, यानी आप लिखोगे BD बाई आप क्या लिखोगे? BD बाई, आगे बोलिए, BD बाई ये AB लिखोगे। AB का वैल्यू सीधे सीधे कितना लिखते हैं हम? सीधे सीधे कितना लिखते हैं? Q। जब हमको पता है कि AB Q है तो हम सीधे Q लिख दिए, वहां पे AB लिखने से अच्छा है। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से BD का वैल्यू कितना मिला? BD इज इक्वल टू व्हाट? BD इज इक्वल टू मिला Q sin थीटा। इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं आप? इक्वेशन नंबर 2 भी आपको अच्छे समझ में आया। ठीक उसी तरह से इस ट्रायंगल में ऑल्सो cos थीटा कितना होगा? cos थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस इस बार AB है और हाइपोटेन्यूज फिर से Q हो जाएगा। तो देयरफॉर ये उल्टा हाथ से लिख रहे हैं, इसको तो ऐसे लिखना, देखिए AD इज इक्वल टू Q ऑफ cos ऑफ थीटा। थीटा और Q एक नहीं दिखना चाहिए आपको। इक्वेशन नंबर 3 आप गौर करो, इक्वेशन 2 और 3 में हमने BD और AD का वैल्यू निकाला, हमें BD और AD का ही वैल्यू चाहिए था। अगली मीटिंग में इक्वेशन 2 और 3 का वैल्यू हम कहाँ पुट करने वाले हैं? पुटपुटा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अभी पुटपुटा नहीं रहे हैं, अभी आप इतना पहले कॉपी करोगे और इतना दिन में कोई भी डाउट हो तो हम कॉपी जल्दी से पूछोगे। अगले मीटिंग से पहले ही व्हाट्सएप में अगला मीटिंग भी ज्वाइन करो, क्योंकि मीटिंग एंड होने वाला है। और इसका फोटो भी आपको हम खींच के भेज रहे हैं कि किसी को अगर ब्लर दिख रहा हो, कुछ हो तो एक बार आप व्हाट्सएप से भी देख सकते हैं और दोबारा पूछेंगे। चलिए हम वेट कर रहे हैं आपके डाउट्स का। अगले मीटिंग में भी आप हाथ रेज करके पूछ सकते हैं, जब तक सब लोग ज्वाइन करेंगे। अगले मीटिंग में आपको अनम्यूट कर देंगे हम, आप पूछ सकते हैं। फिलहाल आपके ग्रुप में एक प्यारा सा फोटो जा रहा है। ये मीटिंग एंड होने में बस थोड़ा सा समय, 1 मिनट, हम पहले फोटो तो ले लें आपका नन्हा मुन्ना। ये लीजिए, बहुत प्यारा फोटो चला गया। अगले मीटिंग में मिलते हैं। चलिए इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं क्योंकि 40 मिनट हो गया। एक ब्रेक होता है, छोटा सा ब्रेक में आइए आप, 2 मिनट के अंदर आइए।